नमस्कार दोस्तों। पिछले श्रृंखला में हमने गुनाहों के देवता की उस अलौकिक प्रेम कहानी की चर्चा की थी जिसने इलाहाबाद की गलियों को अमर कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस देवता की छाया में रहने वाली स्त्री की अपनी कहानी क्या थी? आज हम बात करेंगे 1975 में प्रकाशित ऐसे उपन्यास की जिसने हिंदी साहित्य के जगत में एक खामोश तूफान खड़ा कर दिया था। यह उपन्यास है रेत की मछली। इसकी लेखिका है कांता भारती, जो धर्मवीर भारती की पहली पत्नी थी। अगर गुनाहों का देवता प्रेम का एक स्वप्निल आकाश है, तो रेत की मछली उस तपती रेत की हकीकत है जहां एक मछली, एक स्त्री सांस लेने के लिए तड़प रही है। यह कहानी केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक स्त्री का आंतरिक आघात और पितरी सत्ता के खिलाफ उसका मौन विद्रोह है। कहानी शुरू होती है कुंतल से। कुंतल एक कामकाजी, समझदार और संवेदनशील युवती है। उसकी मुलाकात होती है शोभन से। शोभन एक प्रसिद्ध लेखक है, बौद्धिक, प्रभावशाली और शब्दों का जादूगर। कुंतल शोभन के व्यक्तित्व और उसके आदर्शों से प्रभावित हो जाती है। वो अपने परिवार, विशेषकर अपने पिता के इंटरकास्ट मैरिज के विरोध के खिलाफ जाकर शोभन से शादी करती है। लेकिन उसे लगता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ घर बसा रही है जो देवता के समान है, जिसके विचार समाज को दिशा देते हैं। शादी के शुरुआती दिन किसी सुंदर बगीचे की तरह है। कुंतल अपने घर को प्यार से सजाती है, फूलों की क्यारियां खोदती है। लेकिन यही लेखिका एक भयानक बिंब इस्तेमाल करती है। उन फूलों के बीच एक जंगली बेल उगाती है, एक ऐसी बेल जो धीरे धीरे पूरे बगीचे की खुशबू को निगलने लगती है। वो जंगली बेल है मीनल। मीनल शोभन का शिष्या है, जिसे वो अपनी मुंह बोली बहन कहता है। शोभन मीनल को अपने घर ले आता है। यहीं से कुंतल का नरक शुरू होता है। शोभन, जो दुनिया के लिए नैतिकता का प्रतीक है, घर की चारदीवारी के भीतर अपनी ही पत्नी को मानसिक यातनाएं देने लगता है। वो मीनल के साथ अपने संबंधों को बौद्धिक मित्रता का नाम देता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। एक दिल दहला देने वाला दृश्य उपन्यास में आता है जहां कुंतल बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है और उसी कमरे में शोभन मीनल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो कुंतल को मजबूर करता है कि वो इस सहवास को देखे और इसे एक महान कलात्मक सत्य के रूप में स्वीकार करे। जब कुंतल विरोध करती है तो शोभन अपने तार्किक भाषा और बौद्धिक श्रेष्ठता का इस्तेमाल कर उसे गैसलाइट करता है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि समस्या कुंतल के छोटे दिमाग में है, शोभन तो बस एक स्वतंत्र आत्मा है। रेत की मछली में जो हिंसा दिखाई गई वो केवल शारीरिक नहीं है। शोभन कुंतल को लात घूंसों से मारता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपनी बातों से मारता है। वो कुंतल को चरित्रहीन घोषित करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने गुनाहों को छिपा सके। कुंतल इस दौरान अपनी दूध मुही बच्ची के लिए सब कुछ सहती रहती है। वो उस मछली की तरह है जो रेत पर पड़ी है, पानी खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी भी जीवित रहने के लिए तड़प रही है। शोभन के मित्र और साहित्यिक दुनिया के लोग इसे एक संत मानते हैं। कोई ये मानने को तैयार नहीं कि जो व्यक्ति इतनी महान कविताएं लिखता है, वो घर में एक राक्षस हो सकता है। कांता भारती यहाँ लेखक के दोहरे व्यक्तित्व को बहुत निर्ममता से उधेड़ती है। अत्याचार का भी एक सीमा होता है। शोभन अंततः कुंतल से जबरन त्याग पत्र लिखवाता है और उसे बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन उपन्यास का अंत निराशा में नहीं होता। कुंतल वापस अपने पिता के पास नहीं जाती, बल्कि वो अपनी पहचान दोबारा खोजती है। उपन्यास के अंतिम खंड में एक बहुत ही प्रतीकात्मक दृश्य है। कुंतल अपने पुरानी डायरी और शोभन के पत्रों को जला देती है। ये केवल कागज का जलना नहीं है, बल्कि उसे अतीत की उस सत्ता और उस डर का जलना है जिसे उसे सालों तक जकड़े रखा था। वो कहती है, इस तपती रेत में अब जो जलता है वहां कुछ उग रहा है। देखो, कहीं वो मैं तो नहीं। ये एक औरत का अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी चुप्पी को तोड़ने का सफर है। रेत की मछली को अक्सर धर्मवीर भारती की असली जिंदगी की कहानी माना जाता है। शोभन का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को होता था, जैसे भारती जी का था। लेकिन इस विवाद से परे ये उपन्यास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम किसी कलाकार को कला के आधार पर उसके चरित्र का फैसला कर सकते हैं? क्या आदर्शवाद केवल किताबों में सजाने के लिए है? गुनाहों का देवता जहां त्याग को महान बनाता है, रेत की मछली बताती है कि बिना बराबरी और सम्मान के त्याग केवल एक आत्मघाती फैसला है। सुधा मर जाती है, लेकिन कुंतल जी जाती है, और उसका जीना ही उस उपन्यास की सबसे बड़ी जीत है। अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है, तो एक बार रेत की मछली भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सच अक्सर उन कहानियों में छिपा होता है जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। आज के लिए बस इतना ही।
इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? क्या साहित्य को लेखक की निजी जिंदगी से अलग देखा जा सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।